Hi friends, welcome to English Study Point friends. Today I am going to discuss with you about Stephen Greenblatt in the light of cultural studies. So friends, Stephen Greenblatt को न्यू हिस्टोरिसिज्म से एसोसिएट किया जाता है एंड अब इनके बुक्स के बारे में बात करते हैं. सो फ्रेंड्स, इनके पब्लिश की गई बुक्स का टाइटल को याद करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि किसी ना किसी फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जा सकता है. सो प्लीज़ रिमेंबर दिस. सबसे पहली बुक जो इनके द्वारा पब्लिश की गई है उस बुक का नाम है द पावर ऑफ फॉर्म्स इन द इंग्लिश रेनेसा. Then, towards the politics of culture, then Sir Walter Raleigh, semicolon Renaissance man and his roles, then Renaissance self-fashioning from Thomas More to Shakespearean negotiation, semicolon circulation of social energy in Renaissance England, then practicing new historicism, then rise and fall of Adam and Eve, then resonance and wonder. ये सारी बुक्स, ये 8 बुक्स जो है इन्हीं के द्वारा पब्लिश की गई है जिनके टाइटल्स को याद करना बहुत ज़रूरी है. एंड अगर डेट्स ना याद हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट टाइटल्स को याद रखना बहुत ज़रूरी है. देन देन फ्रेंड्स, अब इनके कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करते हैं. सो फ्रेंड्स, सबसे पहले ये बताना चाहूँगी कि स्टीफन ग्रीनब्लैट को जो है इसलिए क्रेडिट किया गया है क्योंकि इन्होंने जो है न्यू हिस्टोरिसिज्म के कॉन्सेप्ट को जो है लॉन्च किया था अपने वर्क पावर ऑफ फॉर्म्स इन इंग्लिश रेनेसा में. एंड न्यू हिस्टोरिसिज्म से को इंट्रोड्यूस करने से इनका ये मतलब था क्योंकि ये सजेस्ट करना चाहते थे कि जब भी आप टेक्स्ट को पढ़ते हो, यानी जब भी कोई रीडर जो है एक टेक्स्ट को पढ़ता है तो वो सिर्फ और सिर्फ उस टेक्स्ट को ही ना पढ़े, उस टेक्स्ट से रिलेटेड जो है उसका हिस्टोरिक बैकग्राउंड जानने की कोशिश करे कि उस टेक्स्ट को पब्लिश करने से पहले जो है क्या हिस्ट्री रही होगी, जिसकी वजह से जो है जो भी ऑथर था इस पर्टिकुलर वर्क का, उसने इस टेक्स्ट को जो है पब्लिश किया. तो हिस्ट्री जाननी बहुत ज़रूरी है एक टेक्स्ट को रीड करने से पहले. एंड हिस्ट्री जानने के बाद जो है हिस्ट्री के साथ साथ उस टेक्स्ट के बीच में जो है लिंक फाइंड आउट करना भी बहुत ज़रूरी है. देन स्टीफन ग्रीनब्लैट जो है वो बात करते हैं क्वीन एलिजाबेथ के टाइम पर जो है इंग्लैंड में कैसी कंडीशंस प्रिवेल किया करती थी, कैसी सोशल इकोनॉमिक एंड तब की कैसी सोसाइटी हुआ करती थी, पॉलिटिकल कंडीशंस कैसी एग्जिस्ट किया करती थी, इकोनॉमिक कंडीशन कैसी एग्जिस्ट किया करती थी, एंड उस टाइम क्या क्या मतलब कैसा कल्चर था उस सोसाइटी के टाइम पर. यानी क्वीन एलिजाबेथ जब इंग्लैंड में उस टाइम पर रूल कर रही थी तो कैसी सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल एंड कल्चरल कंडीशंस जो है एग्जिस्ट किया करती थी उस टाइम पर. देन स्टीफन ग्रीनब्लैट इस चीज़ को लाइमलाइट में लेकर आते हैं कि शेक्सपियर का प्ले रिचर्ड टू, जिसे जो है क्वीन एलिजाबेथ काफ़ी ज़्यादा डिसलाइक करती थी. एंड फ्रेंड्स, इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो प्लीज़ ध्यान रखना. एंड फिर अब ये बताते हैं कि जब भी कोई भी लिटरेरी क्रिटिसिज्म का वर्क है उसे रीड किया जाए तो उसे जो है सिर्फ और सिर्फ रीड ही ना किया जाए, उस वर्क के साथ साथ है उसका जो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी साथ में रीड किया जाना चाहिए. देन अब बात करते हैं पोइटिक्स ऑफ कल्चर, जो कि फर्स्ट कॉन्सेप्ट है स्टीफन ग्रीनब्लैट द्वारा दिया गया. सो पोइटिक्स ऑफ कल्चर का जो दूसरा टर्म है उस टर्म का नाम है न्यू हिस्टोरिसिज्म. एंड जिसमें ये बताते हैं कि सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट को मत रीड करो, उस टेक्स्ट के साथ साथ उसी टेक्स्ट से रिलेटेड जो है सोशल एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी जानने की कोशिश करो. एंड फिर जो है टेक्स्ट और सोशल एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करने की कोशिश करो. देन अब बात करते हैं सर्कुलेशन ऑफ सोशल एनर्जी के बारे में. एंड इनका ये कहना है स्टीफन ग्रीनब्लैट का कि आर्ट में जो है, यानी आर्ट में बहुत ज़्यादा पावर होती है. आर्ट क्या करती है, बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस जो है एक ह्यूमन के अंदर क्रिएट करने की कोशिश करती है. इट इज़ अ थिंग दैट कैन बी सर्कुलेटेड इन सोसाइटी. कहने का मतलब है एक आर्ट जो है एक ऐसी चीज़ है जिससे जो है चीज़ों को जो है सर्कुलेट किया जा सकता है सोसाइटी में, जैसे पावर, चेरिश्मा, सेक्सुअल एक्साइटमेंट एंड एक्टिव ड्रीम्स, डिज़ायर, एंजाइटी, रिलीजन. ये सब क्या है, ये जो है कोई ना कोई इमोशंस प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं. एंड इनसे क्या हो सकता है, इनसे जो है सोसाइटी के अंदर जो है सोशल एनर्जी सर्कुलेट करती रहती है. एवरीथिंग प्रोड्यूस बाय द सोसाइटी कैन सर्कुलेट, क्योंकि जो भी चीज़ इस सोसाइटी के लोगों द्वारा प्रोड्यूस की गई है वो तब तक सर्कुलेट करती रहेगी सोसाइटी के अंदर जब तक वो चीज़ जो है इस सोसाइटी से एक्सक्लूड नहीं हो जाती, तब तक जो है वो चीज़ जो है सर्कुलेट करती रहेगी. सो अ वर्क रिटन बाय अ डेड ऑथर ऑफ अ डेड कल्चर, कि कहने का मतलब है कोई भी वर्क जो कि डेड ऑथर द्वारा लिखा गया है
और डेड कल्चर के टाइम पर वो लिखा गया है। यहाँ पे डेड कल्चर का मतलब है ओल्ड कल्चर, यानी जिस कल्चर का फैशन जो है प्रेजेंट में ट्रेंडिंग में नहीं है, इसी सेंस में जो है डेड कल्चर लिखा गया है। अ वर्क रिटन बाय अ डेड ऑथर, कि कहने का मतलब है जो ऑथर जो कि मतलब बहुत पहले ही मर चुका हो, एंड उसने जो जब भी मतलब किसी भी कल्चर में रहकर कोई भी वर्क प्रोड्यूस किया गया है, उस वर्क की जो है आज भी इम्पोर्टेंस उतनी है जितनी कि वो वर्क जो है जिस टाइम पर पब्लिश किया गया था उस टाइम पर जितनी इम्पोर्टेंस हुआ करती थी उस वर्क की। सो वो उसी सेम वर्क की आज भी इस कंटेम्प्रेरी एरा में जो है उतनी ही इम्पोर्टेंस है। वो इसलिए है क्योंकि सोशल एनर्जी ऑफ टेक्स्ट स्टिल सर्कुलेट इन द सोसाइटी, क्योंकि आज भी जो है उस टेक्स्ट की सोशल एनर्जी जो है सोसाइटी में सर्कुलेट होती जा रही है। दे कीप्स ऑन सर्कुलेटिंग अनलेस इट इज़ डेलिबरेट, तब तक वो मतलब इस वर्क की इम्पोर्टेंस जो है तब तक रहेगी जब तक जो है इस सोसाइटी से उस वर्क को एक्सक्लूड ना कर दिया जाए। दे कीप्स ऑन सर्कुलेटिंग अनलेस इट इज़ डेलिबरेटली एक्सक्लूडेड फ्रॉम सर्कुलेशन। देन अब बात करते हैं टोटल आर्टिस्ट। सो टोटल आर्टिस्ट का मतलब स्टीफन ग्रीनब्लैट के सेंस में क्या है? अ पर्सन हु वेंट थ्रू ट्रेनिंग, कि एक टोटल आर्टिस्ट वो है जो कि जिसे जो है कंप्लीट ट्रेनिंग मिली हो, एंड वो इस सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ अच्छी आर्ट को जो है रिसोर्सफुल आर्ट को जो है प्रोड्यूस कर पा रहा हो, एंड वो साथ ही साथ टैलेंटेड हो, कि वो जो है इस वे में टैलेंटेड हो कि वो जो है मतलब एक ऐसे वर्क को क्रिएट कर पाए जो कि पूरा कंप्लीट हो एट द मूवमेंट ऑफ क्रिएशन। यानी जब भी उसे मतलब एक कोई भी वर्क क्रिएट करना हो, सो उस एट द मूवमेंट ऑफ क्रिएशन जब भी उसको कोई भी वर्क क्रिएट करने की बारी आए, तब वो एक ऐसे वर्क को क्रिएट कर पाए जो कि पूरा हो, अपने आप में कंप्लीट हो, एंड लोगों के लिए वो रिसोर्सफुल साबित हो सके। सो वो जो है स्टीफन ग्रीनब्लैट की सेंस में एक तरीके का टोटल आर्टिस्ट है। देन टोटलाइजिंग सोसाइटी क्या है? टोटलाइजिंग सोसाइटी वो सोसाइटी है स्टीफन ग्रीनब्लैट के अकॉर्डिंग जो कि ह्यूमन बींग्स, नेचुरल वर्ल्ड और साथ ही साथ कॉस्मिक पावर को एक साथ लिंक करके चलती हो, वो होती है टोटलाइजिंग सोसाइटी अकॉर्डिंग टू स्टीफन ग्रीनब्लैट। देन अकॉर्डिंग टू हिम कन्फ्रंटेशन ऑफ दीज टू थिंग्स विल रिजल्ट इन, कि कहने का मतलब है कि इन दोनों चीज़ों का यानी टोटल आर्टिस्ट का और टोटलाइजिंग सोसाइटी का जो कन्फ्रंटेशन होता है, इससे क्या रिज़ल्ट आ पाता है? इससे रिज़ल्ट ये आ पाता है, यानी एक पावरफुल आर्ट का जो है क्रिएशन हो पाता है, एंड पावरफुल आर्ट जो है वो लोगों के लिए इसलिए जो मतलब इम्पोर्टेंस होल्ड करके रखती है क्योंकि वो जो है सोसाइटी में लंबे टाइम तक सर्वाइव करके रहती है और सर्कुलेट करती रहती है। According to him, confrontation of these two things will result in producing powerful works. So इन दोनों ही चीज़ों का confrontation क्या होगा? इससे रिजल्ट ये होगा कि पावरफुल वर्क्स का जो है प्रोडक्शन होगा, एक पावरफुल वर्क ऑफ आर्ट का प्रोडक्शन होगा, एंड वो आर्ट का वर्क जो है तब तक सर्कुलेट करता रहेगा इस सोसाइटी में जब तक इस सोसाइटी में रहने वाले मेंबर्स इस वर्क को एक्सक्लूड ना कर दें। तो देन सेल्फ फैशनिंग का मतलब जानेंगे। सो सेल्फ फैशनिंग का मतलब है टू डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग वंस ओन आइडेंटिटी, कि इसका मतलब ये है कि एक इंसान जो है अपनी आइडेंटिटी कैसे कंस्ट्रक्ट कर पाता है अकॉर्डिंग टू अ सेट ऑफ सोशली एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड्स, कि जो भी सोसाइटी द्वारा एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड्स है उस हिसाब से सोसाइटी में रहकर एक इंडिविजुअल अपनी आइडेंटिटी को कैसे कंस्ट्रक्ट या फिर फॉर्म कर पाता है, जिसे कहा जाता है सेल्फ फैशनिंग। कंस्ट्रक्टिंग ओन पब्लिक परसोना, कि पब्लिक परसोना मतलब खुद का जो है इस सोसाइटी में रहकर पब्लिक परसोना को कंस्ट्रक्ट करना बाय यूजिंग सोशली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड, एंड किसका यूज़ करके? जो कि सोसाइटी द्वारा एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स हैं उनका यूज़ करके जो है एक इंसान जो है मतलब इस सोसाइटी में रहने वाले लोगों के सामने अपना एक पब्लिक परसोना बना लेता है, जिसे हम आइडेंटिटी के नाम से भी एसोसिएट करते हैं। जिससे क्या होता है? वी आर ट्राइंग टू इमिटेट अ प्रेज मॉडल इन सोसाइटी, जिसके थ्रू हम क्या कर पाते हैं? हम जो है
उन्हीं के लोगों जैसा, मतलब जो बहुत अच्छा होता है, जिसे हम जो है अपना आइडियल मान के चलते हैं, उन्हीं की तरह जो है हम इमिटेट करते हैं एंड सोसाइटी के लोगों के साथ बिहेव करते हैं एंड अपनी जो है एक पब्लिक पर्सोना जो है दूसरों के सामने बना लेते हैं, अपनी आइडेंटिटी को कंस्ट्रक्ट कर पाते हैं विद द यूज़ ऑफ सोसाइटी सोशली एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड्स। ड्यूरिंग रेनेसा अपर क्लास प्रैक्टिस सेल्फ फैशनिंग, कि रेनेसा के टाइम पर अपर क्लास लोग जो है इसको प्रैक्टिस किया करते थे, सेल्फ फैशनिंग को प्रैक्टिस किया करते थे। देन अब बात करते हैं रेजोनेंस एंड वंडर की। सो रेजोनेंस का मतलब का मतलब होता है एवरग्रीन, एंड ये रेजोनेंस एंड वंडर जो है ये एक वर्क का नाम है जो कि स्टीफन ग्रीनब्लैट द्वारा पब्लिश किया गया था। एंड अब जानेंगे कि रेजोनेंस क्या होता है। क्वालिटी ऑफ डीप एंड लाउड, कि कहने का मतलब है कि एक वर्क ऐसा होना चाहिए जिसके डीप मीनिंग हो एंड साथ ही साथ लाउड हो, यानी उस वर्क की जो प्रेज है वो दूर दूर तक फैल जाए, यानी एक पर्टिकुलर वर्क है, उस वर्क के अंदर जो है डीप मीनिंग्स इन्वॉल्व हो, और साथ ही साथ लाउड इन द सेंस का मतलब है कि वो वर्क लाउड इस सेंस में हो कि मतलब उस वर्क की जो प्रेज है वो दूर दूर तक स्प्रेड हो जाए एंड कंटिन्यूइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, एंड वो वर्क जो है हमेशा एवरग्रीन ही रहे। देन एनी पेंटिंग, लिटरेरी वर्क और एन ऑब्जेक्ट विच इज़ डिस्प्लेड इन म्यूजियम, कि कहा जाता है कोई भी पेंटिंग या फिर लिटरेरी वर्क या फिर ऑब्जेक्ट जो कि म्यूजियम में डिस्प्ले किया गया हो बहुत सालों से, उसे कहा जाता है वो हमेशा जो है वो हमेशा यानी फॉरएवर जो है उसे उसे रेजोनेंस की क्वालिटी मिल पाएगी। एनी वर्क विच कंटिन्यूज टू सर्वाइव, कि हमेशा यानी कोई भी वर्क जो कि हमेशा के लिए जो है सर्वाइव रहे, एवरग्रीन रहे, उसे जो है रेजोनेंस कहा जाता है। एंड वंडर का मतलब है व्हेन अ पर्सन लुक्स एट ऑब्जेक्ट, कि जब भी कोई इंसान एक ऑब्जेक्ट की तरफ देखता है, यानी ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि बहुत ज़्यादा जिसकी वैल्यू हमेशा एवरग्रीन रहे, एंड फील्स ब्यूटी ऑफ दोज वर्क्स, कि जब भी कोई भी वर्क हो, सो एक इंसान किसी भी वर्क या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट को देखता हो एंड जो कि बहुत एवरग्रीन रहता है, तो इंसान क्या करेगा, उस वर्क को देखकर जो है हमेशा वंडर करेगा, कि मतलब वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहेगा उस वर्क के को पढ़ने के बाद। वट एवर इज़ रिटन मैनी ईयर्स एगो स्टिल पीपल एनालाइज द वर्क, कि कहा जाता है कि बहुत सारे वर्क्स ऐसे भी हैं जो बहुत सालों पहले ही लिखे गए हैं, लेकिन लोग जो है आज तक उन्हें एनालाइज कर रहे हैं अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड दे कैन नॉट हेल्प वंडरिंग हाउ सक्सेसफुल, एंड वो जो है उन वर्क्स को पढ़कर जो है ये देखते हैं कि वो वर्क कितना सक्सेसफुल है, एंड ब्यूटीफुल द वर्क्स ऑफ ग्रेट राइटर्स, एंड वो जो है उन वर्क्स को पढ़कर ये बताते हैं कि कितने ब्यूटीफुली ये वर्क्स जो है लिखे गए हैं ग्रेट राइटर्स और पोएट्स और आर्टिस्ट द्वारा। सो ये रेजोनेंस का मतलब क्या होता है, बेसिकली जो वर्क बहुत लंबे टाइम तक सरवाइव करके रह पाए, एंड जो वर्क जो हमेशा कॉन्टिन्यूसली उस वर्क को जो है ये टाइटल दिया जाए कि ये वर्क जो है हमेशा एवरग्रीन रहेगा। एंड साथ ही साथ वंडर का मतलब ये है कि जब भी हम किसी वर्क या फिर किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ रेजोनेंस, तो हम क्या करते हैं, हम उस वर्क को देखकर या फिर ऑब्जेक्ट को देखकर जो है वंडर करते हैं, क्योंकि उसकी इम्पोर्टेंस जो होती है वो हमेशा एवरग्रीन रहती है। देन फ्रेंड्स, इसी के साथ ये लेक्चर ओवर होता है, एंड फ्रेंड्स प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। Hope this lecture will help you in your UGC NET English Literature exams. Thanks friends for watching.